Hey guys. My name is Shruti. Please watch this podcast till the end. Don't forget to subscribe this channel. Share this video to your friends and family members who want to study in Banasthali Vidyapath. Thanks. Vidyapath. Thanks. पहले अपना नाम बताऊंगी। मेरा नाम श्रुति गोयल है और मेरा होम टाउन सोनीपत हरियाणा में है। और मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई बनस्थली यूनिवर्सिटी जयपुर से की है। जस्ट मैं अभी कंप्लीट करके आई हूँ और अभी बस यहाँ पे मैं अपनी लेक्चररशिप कर रही हूँ। फिलहाल मैं अभी ज्वाइनिंग हुई है मेरी और अभी आगे मैं पीएचडी के लिए पढ़ सकती। क्या बात है। और अपने चैनल का नाम और इंस्टाग्राम आईडी के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। सर मेरे चैनल का नाम श्रुति गोयल 228 मेरा हैंडल अकाउंट है और मतलब श्रुति गोयल मेरा चैनल नेम है, जिसपे मैं अपनी डेली लाइफ उस टाइम पे जब मैं हॉस्टल में थी अपनी रेगुलर लाइफ काफी दिखाती थी। ब्लॉगिंग टाइप कह सकते हैं। अभी तो मैंने थोड़ा टाइम से चैनल पे कोई अपडेट नहीं दी है, बट हाँ कंटिन्यू करूँगी। इंस्टाग्राम पे आप कुछ डालती है कि अभी इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है? नहीं सर, अभी एक्टिव नहीं हूँ। अभी मैंने बहुत टाइम से थोड़ा छोड़ दिया था क्योंकि अभी यहाँ आई थी और फिर अपना करियर वगैरह भी स्टेबल करना था, तो इसीलिए। तो बनस्थली के बारे में कुछ बताइए। बनस्थली तो यार मुझे लगता है बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, स्पेशली गर्ल्स के अंदर जो है राजस्थान के अंदर। आई थिंक राजस्थान में मुझे तो लगता है इंडिया लेवल पे भी काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। बहुत टाइप के इवेंट्स एक्टिविटीज़ वो करवाती है। ये सर बनस्थली यूनिवर्सिटी ना, मतलब एक तो वुमेन यूनिवर्सिटी होगी तो ऑल ओवर इंडिया बाहर से भी बहुत लड़कियां यहाँ पे पढ़ने आती हैं। इसका एक ये है कि ये लड़कियों को मतलब काफी सेफ फील होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आउटिंग अलाउड नहीं है। वहाँ पे ना ऐसे पूरा एक शहर बना हुआ है जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। वहाँ पे उसी कैंपस के अंदर मार्केट भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज, सब कुछ उसी में है। तो मैंने अपनी मास्टर्स वहाँ करने का इसलिए सोचा क्योंकि एक तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने होम टाउन से ही की थी, बट मेरे को मास्टर्स करने बाहर जाना था। ऊपर से मेरे को रिसर्च रिव्यू करना था, अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना था कि मैं क्या पीएचडी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो बनस्थली जैसी यूनिवर्सिटी तो फिर थी ही नहीं, तो इसलिए मैंने बनस्थली चूज किया। और क्या बोलते हैं, आपने पढ़ाई किस चीज़ में करी है? बैचलर्स किस में किया और मास्टर किस में किया है? मैथ्स में किया है सर मैंने। और मास्टर भी मैथ्स के अंदर? मैथ्स में किया। ग्रेजुएशन भी मैंने मैथ्स में किया है और मास्टर्स। पीएचडी जो है मतलब वो मैथ्स में करना है कि कोई और सब्जेक्ट में करना है? मतलब कोई मिक्स नया कोई सब्जेक्ट आया हो? अभी शुरू हो गया है कि अभी ढूंढ रहे हैं? अभी शुरू क्या सर? पीएचडी आपने शुरू कर दिया है कि अभी नहीं एक्चुअली अभी मैंने थोड़ा टाइम लिया है सोचने का कि मैं को सच में करनी भी है या नहीं करनी। बट अगर करूंगी तो सर फिर मैं सोचा है बाहर से ही करूंगी, क्योंकि बाहर से करने के ज्यादा पॉइंट्स बेनिफिशियल मुझे लगे। तो उसके लिए थोड़ा मेंटली स्टेबल होना काफी जरूरी है। तो आपने अभी जॉब शुरू कर दी है लेक्चरर की? यस सर, अपने ही जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है उसी कॉलेज में मैं पढ़ा। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस करी है कि जो जेडबल की प्रिपरेशन जो स्कूल्स करवाते हैं या तो इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, तो आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा कि आईआईटी के स्टूडेंट्स या तो आईआईटी में से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं जिन्होंने पास्ट में इसकी तैयारी करी है, तो वही ज़्यादातर ये सब सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई एमएससी बीएससी मैथ्स किया हो, फिज़िक्स किया हो, केमिस्ट्री किया हो, तो वो बच्चे ये फील्ड में जा सकते हैं कि उनको और थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा? ठीक है, आपको लगता है ऐसा कुछ? एक्चुअली ये होता है कि आईआईटी हर कोई तो नहीं निकाल पाता ना। कुछ बच्चे ही होते हैं जो आईआईटी में कर पाते हैं, अपने उसको फ्यूचर एम को अपना अचीव कर पाते हैं। तो जो बच्चे बच जाते हैं उनके पास अलग ऑप्शन बचता है, या तो वो बीटेक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करे, नहीं तो फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे ग्रेजुएशन में बीएससी चूज कर लेते हैं कि मास्टर्स फिर हम आईआईटी जैम देकर करेंगे। जाना जिनको आईआईटी में है फिर वो बीएससी के बाद आईआईटी को चूज करते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी में इस वजह से भी आ पाते हैं कि उनको आईआईटी नहीं मिल पाता। नीट के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो बीएससी नर्सिंग चूज कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो अपना छोड़कर अब 3 साल की ग्रेजुएशन लेके फिर अपना आगे मास्टर्स में आईआईटी चूज करते हैं। बट मेरा ये क्वेश्चन था कि जो प्रिपरेशन करवाते हैं वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो लेक्चरर्स होते हैं,
वो आपने मतलब ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन किया है कि वो बीएससी एमएससी मैथ्स के प्रोफेसर्स या तो सॉरी ग्रेजुएट्स होते हैं कि आईआईटी में से ही जो पास हुए हैं वही ये सब पढ़ाते हैं? आईआईटीज में पार्टिसिपेट होते हैं, आईआईटीज में से जो होते हैं। अब तो जैसे हमारे डिफ़िकल्टी बनस्थली यूनिवर्सिटी, ओके हाँ, बनस्थली मैं में भी होती बनस्थली है यूनिवर्सिटी की, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन हाँ होती है? सर, वहाँ वहाँ पे हाँ प्रिपरेशंस होती है, आईआईटीज की भी, नीट्स की भी, वहाँ पे अलग कोचिंग दी जाती है। ओके। और जो वहाँ पे प्रोफेसर हमें जो पढ़ाते थे वो आईआईटीएंस ही होते थे। अच्छा। मोस्टली वहाँ पे 80 to 90% जो प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं वो आईआईटीएंस ही होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं। तो तो जैसे कि अगर आपको एज एन एग्जांपल अभी आपने मास्टर मैथ्स में किया है तो आप अगर कोई जेडब्ल्यू इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग करवाना चाहती है तो आपको क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है? एक्चुअली मेरे को ये डिफिकल्टी आएगी कि एक तो मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है कि मैंने आईआईटी जेईई की वगैरह की कोचिंग ली हो कोचिंग या की? मैंने पढ़ा हो। हाँ, तो मेरे को एक तो मेन डिफिकल्टी यही आएगी कि मेरे को उसका बेस नहीं बना है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। मैंने अपनी नॉर्मल ही 11th 12th की, फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, मैंने उस फील्ड में जाने का सोचा ही नहीं। तो मेरे को ये डिफिकल्टी आ सकती है। बाकी जो टीचर स्टार्टिंग से जिसने आईआईटीज की कोचिंग ली हो या पढ़ा हो या पढ़ाया हो, तो उसको पता होता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, आईआईटीज के लिए कैसे तैयार करना है। तो ये डिफिकल्टी तो रहेगी। कि और अभी क्या बोलते हैं कि अभी आपकी एज कहाँ तक हुई है और पीएचडी के लिए मतलब फॉरेन में जाने के लिए क्या बोलते हैं कि क्या एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं? जैसे इंडिया में तो अब एग्ज़ाम हो ही गए हैं शायद पीएचडी के अंदर, मे बी रेगुलर यस सर, अभी कॉलेजेस के तो अंदर ना हो। ऐसे, यस सर, एक्चुअली अभी तो मेरी एज जस्ट मैं 23 की हुई हूँ अभी। ओके। अभी मेरा 22 अगस्त को मेरा बर्थडे था। और मैंने पीएचडी के लिए अपने मेंटोर से बात की थी, तो उन्होंने यही बोला कि पहले तो अगर किसी को 12th के बाद एग्जाम्पल अगर बाहर जाना है तो उसका एक एग्जाम होता है एसएटी करके। और अगर सेट। किसी को ग्रेजुएशन के बाद जाना है तो उसका जीआरई एग्जाम होता है। जी, अगर किसी को बिजनेस में जाना है तो जीमेट होता है। लेकिन अगर ऐसे पीएचडी के लिए प्रॉपर एग्जाम नहीं होता, एक रेफरेंस होता है जो हमारे मेंटोर्स हमें लगाते हैं, जिनका अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से होता है। और प्लस हमारा कोई एक एग्जाम होता है जीआरई, वो अगर हम ग्रेजुएशन के बाद भी देना चाहे तो भी देते हैं, मास्टर्स के बाद भी अलग मैं वहां जाके मास्टर्स करना चाहूँ तो। बाकी रेफरेंसेस लगते हैं मेंटोर्स के, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता और है। अपने जैसे यहाँ से। मेरा टॉपिक है फिक्स पॉइंट। हाँ बोलिए बोलिए, क्या टॉपिक है? जैसे मेरा टॉपिक है फिक्स पॉइंट थ्योरी पे, मैंने अपना रिसर्च रिव्यू किया था मास्टर्स में। ओके। मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया, जस्ट मेरे को टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने उसको रिव्यू किया था और मुझे लगा कि मेरे को पीएचडी उसी में करनी है। बस अभी उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। और अपने क्या बोलते हैं कि जर्मनी काफ़ी बच्चे पीएचडी वगैरह के लिए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसके अलावा भी है कोई ऑप्शन कि वही बेस्ट है कंपैरेटिवली? रिसर्च के लिए मोस्टली बच्चे वहीं जाते हैं जर्मनी, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज काफी रिसर्च के लिए फेमस है। बाकी मतलब ऐसा है कि हम जा सकते हैं, यूएसए भी अच्छा है, कनाडा की एक मे बी विजडम, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम एग्जैक्टली नहीं पता, वो भी काफी फेमस है। बट जर्मनी से चूज किया जाता है जो पीएचडी 5 साल 7 साल की इंडिया में होती है, जर्मनी में वो पीएचडी 3 साल की होती है, फीस कम होती है, स्टाइपेंड ज्यादा मिलता है। तो वो एक अच्छा पॉइंट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि अगर हमें स्टाइपेंड ज्यादा मिल रहा है पीएचडी में, तो हम जर्मनी की तरफ क्यों ना जाए। और ऑस्ट्रेलिया मतलब आपके फैमिली में फ्रेंड्स में कितने लोग अभी बाहर पढ़ रहे हैं, या तो तो एक्चुअली ऐसा तो कोई कोई नहीं नहीं है है? अभी। एक्चुअली हमारा बस फैमिली बिजनेस है, तो ऐसा बैकग्राउंड से तो कोई नहीं है। ओके, सही है। तो एक्चुअल में यार मेरे को यार बनस्थली जो है ना, बनस्थली का मेरे को तो पहले पता नहीं था, बट मैंने एक नर्मदा प्रेरणा यात्रा करके एक है, शायद आपके वहाँ पे भी उसका सेमिनार वगैरह कभी हुआ होगा, तो उसके ज़रिए मेरे को बनस्थली नाम है ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें पता चला था। यस सर। तो उसमें हमारे साथ 7-8 लड़कियां थी, तो हर कोई का वहाँ पे कुछ अलग अलग था। तो उससे मतलब मुझे पता चला था कि यार बनस्थली भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, और बच्चे जो है अपने यस जैसे लेडी श्री राम जैसी इंस्टीट्यूट को भी टक्कर दे सके, मुझे लगता है कि उस लेवल की यूनिवर्सिटी है ऐसी, जो मतलब क्रिश्चियन की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप में है, ऐसा मान सकते हैं अपने। तो एक तो बनस्थली काफी पुरानी है, पुरानी है। और ऊपर से वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे ना एक तो फैमिली जो लड़कियों के लिए पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी लड़की सेफ रहेगी या नहीं रहेगी,
ऊपर से वहाँ का जो पहनावा है वो बहुत अच्छा है कि वहाँ पे हमें ना ये वेस्टर्न आउटफिट्स अलाउड नहीं है। वहाँ पे हमें प्योर खादी पहनना होता है, डिपार्टमेंट में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं। ऊपर से वहाँ के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें अपने घर आने के लिए लीव बनवानी पड़ती है, परमिशन चाहिए होती है पेरेंट्स की कि हमें घर आना है, जैसे दिवाली वेकेशंस पे या होली वेकेशंस पे। तो ये जब सेफ्टी पर्पस की तरफ से देखा जाए तो फर्स्ट चॉइस आई थिंक मोस्टली पेरेंट्स की वनस्थली ही रहती है। तो इसलिए वनस्थली का काफी अच्छा बैकग्राउंड भी रहा है कि बहुत पुरानी है और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के भी साथ कदम से कदम चला के तो चल ही रही। और ये वहाँ पे जो मतलब थे तो वो बोल रहे थे कि भाई वनस्थली के अंदर जो है एक लड़की पायलट के भी मतलब कुछ वो कर रही थी कि वहाँ पे वो भी ट्रेनिंग शायद होती है कि आप फ्लाइंग हाँ भी हाँ सीख सकते हैं। फिर एक लड़की थी वो घुड़सवारी भी सीख रही थी। तो काफ़ी हाँ, मुझे वो लगा कि 5 फोल्ड एक्टिविटीज। हाँ। हाँ, फिर एक्चुअली वहाँ पे 5 फोल्ड एक्टिविटीज होती है ना, क्या वो होती है? उसी के अंदर होता है कि हर फिर 5 फोल्ड एक्टिविटीज बोला जाता है उनको, ओके। उसमें 5 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे जिसमें हॉर्स राइडिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी आप सीख सकते हो। 5 फोल्ड एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, योगा भी है, जिम भी है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि लेकिन डांस और जो सिंगिंग हम बोल सकते हैं वो क्लासिक वहाँ पे ज्यादा ओके, सिखाया जाता है, वेस्टर्न वेस्टर्न में नहीं। ओके। नहीं, वेस्टर्न नहीं। बाकी चलन में तो अब चल रहा है लेकिन सिखाया नहीं जाता। लेकिन लड़कियां अगर अपना अलग से अपना टैलेंट बाहर निकालना चाहती है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, बट वहाँ पे वेस्टर्न को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना इंडियन क्लासिकल थिंग को मिलता और वहाँ पे जो हमारे साथ ग्रुप था, फिर हमने मतलब मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट वहाँ पे कुछ है। तो उन्होंने सब ये खादी वगैरह के ड्रेसेस है, फिर ये सब वो बच्चे जो थे उन्हें वहाँ पे उसका वो अपना क्या बोलते हैं कि स्टॉल वगैरह भी डाला था। तो इस तरीके है। की ओके, चीज़ें भी वेरी बच्चे करते हैं यस एंटरप्रेन्योरशिप यस। लेवल की जो है। वहाँ पे काफी रहता है इन सब चीजों का, वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, अलग यूनिवर्सिटी के साथ हमारा इंटरेक्शंस किया जाता है, कराया जाता है। काफी अच्छा मुझे लगा वहाँ पे। 2 साल में रही हूँ, मास्टर्स मैंने 2 साल की है वहाँ पे, तो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पर। और खाना वाना कैसा था वहाँ पे कि थोड़ा सा बोरियत तो हो गई थी? कैसा लगा था? जो भी हो बता दीजिए। नहीं 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 सर, एक्चुअली बोरियत कुछ नहीं, खाना भी बहुत अच्छा था। हमें एक्चुअली मॉर्निंग में मिलता था 8 से 9 बजे के बीच में, और वो स्ट्रिक्टली टाइम होता है, 9 बजे के बाद खाना ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो 8 से 9 के बीच में क्या होता था, एक तो जो बच्चे दूध पीना चाहें उनके लिए दूध अलग से होता था, जो चाय लेना चाहे उनके लिए चाय। और ना हर एक दिन ना डिवाइड होता था कि मंडे को यही मिलेगा, ट्यूसडे को यही मिलेगा, और ऐसे मतलब डिवाइड होता था। फिर उसके बाद 12 से 2 हमारा होता था लंच, जिसमें डेली एक दाल तो रहती ही रहती थी अलग अलग तरह की, और एक सूखी सब्जी जो होती है आलू की, और वैसे बाकी उनका राइस एंड रोटी, तो दही तो होता ही होती थी, सैलेड भी रहता था। उसके बाद इवनिंग में रिफ्रेशमेंट मिलती थी हमको शाम को 5 से 6 के बीच में, जिसमें चाय और स्नैक्स रहते थे, वो भी डेली एक अलग मिलता था। प्लस नाइट का हमें 8 से 9 ही मिलता था, उसमें भी दाल और एक सब्जी रहती थी, दो रोटी और चावल रहते थे। बाकी जिनको दूध लेना होता था वो रात को भी दूध लेते थे। और इसकी खासियत ये थी कि ट्यूसडे वाला दिन जो हमारा ऑफ होता था, संडे को हमारी क्लासेस लगती थी और ट्यूसडे अच्छा। को ऑफ होता था। तो ट्यूसडे को काफी स्पेशल खाना मिलता था, जैसे कि छोले भटूरे हो गए या कुछ भी अलग आइटम हो गया। तो ट्यूसडे को सब बेसब्री से इंतजार करते थे कि हमें अच्छा खाना मिले। सही है, सही है। हाँ, वो तो एक होता है एक्साइटमेंट, कॉलेज लेवल पे तो होता है। शायद मास्टर वालों को ना हाँ हो, सर, बट बैचलर वालों को तो होता ही है। क्योंकि सर संडे को तो हमें क्लास लगती थी ना, तो हमें हाँ। पता ही नहीं होता था कि आज हमारा संडे भी चला गया, तो हमें ट्यूसडे मिलता था। तो एक तो वो छुट्टी होने की खुशी, और ऊपर से अच्छा खाना मिलने की खुशी। और कैंपस में क्या बोलते हैं, कैंटीन वगैरह थी कि ऐसा कुछ नहीं था कि अगर कुछ मिस हो गया? कैंटीन, हाँ, खाना नहीं खाना है और कुछ। हाँ सब कुछ था वहां पे सर, कैफे भी बने हुए थे, मैंने बताया ना पूरा हाँ। कैंपस है उसी के अंदर सब कुछ बना हुआ है। कैफेटेरियाज बने हुए हैं, कैंटीन्स बनी हुई हैं, ओल्ड मार्केट है, न्यू मार्केट है। काफी अच्छा, काफी बड़ा है वो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितनी जगह पे बना हुआ है, बट काफी बड़ा है, पूरा कह सकते हैं शहर बना हुआ है वनस्थली, जिसमें हॉस्पिटल, न्यू मार्केट, ओल्ड मार्केट, कैंटीन्स और
स्कूल्स और पता नहीं बहुत कुछ बना हुआ है अंदर, ग्राउंड एरिया, क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम बना रखा है, सब कुछ बना हुआ है। आप चल के सब जगह जाती थी कि वहाँ पे साइकिल स्कूटर कुछ रखा था आपने? सर साइकिल भी ले सकते हैं वहां पर। मैं तो पैदल ही जाना प्रेफर करती थी क्योंकि मेरा हॉस्टल और मेरा जो डिपार्टमेंट था वो ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। हम्म। लेकिन जिनका काफी दूर होता था वो साइकिल प्रेफर करती थी, बाकी अंदर बसेस भी चलती हैं तो हम बस से भी अच्छा। जा सकते थे। वहाँ पे ओके। बस को मेटा कहा जाता था, मेटा का वेट करते थे कि मेटा आएगी और हम जाएंगे, और मेटा बिल्कुल डिपार्टमेंट के सामने छोड़ती थी, तो साइकिल की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। मेटा क्या मतलब, उसका मेटा नाम क्यों रखा है? कैसे ही सर ये एक्चुअली मूवीज मैंने में से कुछ देख देख लड़कियों के? से सुना सर मैंने एक्चुअली कुछ लड़कियों से सुना था, हम गए थे कि पहाड़ों में होता है ना वो छोटी चलती हैं बसेस वगैरह, उनको मेटा कहा जाता है, जो थोड़ी थोड़ी देर पे अच्छा। रुकती हैं और स्टॉप। तो बस हम्म। वैसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट के सामने रुकती थी, तो बस मेटा नाम रखा था उसका। और अपने क्या बोलते हैं आपके साथ जो मैथ्स के अंदर मतलब बॉयज़ बॉयज़ तो होंगे ही नहीं, सॉरी, तो ये तो बॉयज नहीं थे सर। अपने क्या बोलते हैं ये आप पानीपत में जब थी हरियाणा में तो वहाँ पे कॉलेज में बॉयज़, सोनीपत से सोनीपत। सॉरी सोनीपत, तो उसमें बॉयज़ कितने थे आपके क्लास में और गर्ल्स सर कितनी थी? एक्चुअली मैथ्स मैंने पढ़ने जहाँ में से गर्ल्स को इंटरेस्ट कितना होता है, मतलब वही जानने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। सर एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन जब की तो मेरा कॉलेज जो था पहले ना, मेरे बैच से पहले ही वो कोएड हुआ था, वरना वो लो। पहले बॉयज कॉलेज था। अच्छा। हाँ, तो वो पहले हिंदू बॉयज कॉलेज था। और अच्छा। जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं मेरे एडमिशन लेने की एक बैच पहले ही वो कोएड हुआ था, तो हमारी क्लास में 60 बच्चे अगर थे तो 5 सिर्फ लड़कियां थी, बाकी 55 बॉयज थे। तो मेजोरिटी बॉयज की आपको पता है हरियाणा में काफी बॉयज ही रहते हैं, और ऊपर से मैंने कोएड में एडमिशन लिया। ओके। और फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट से मैं डायरेक्ट गर्ल्स यूनिवर्सिटी में गई जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही थी, तो मेरे लिए तो बहुत ऐसे अलग ही एक्सपीरियंस था। परियों की दुनिया में चले गए, ऐसा ही बोल सकते हैं ना, सब एक जेंडर के लोग हैं तो कुछ हद तक मस्ती भी ज़्यादा में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ना हो तो ऐसा, भले हाँ, वैसे रिस्ट्रिक्शन हो बट दोनों वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ सर, दोनों एक्सपीरियंस अच्छे थे काफी। बॉयज और गर्ल्स कॉलेज में कोएड में कुछ मैंने देखा कि बहुत ना थिंकिंग हमारी इम्प्रूव होती है कि अगर हम सेम जेंडर में रहेंगे तो हम सिर्फ सेम मेंटेलिटी से सोचते हैं, लेकिन अगर हम कोएड में रहेंगे तो हमारी जो थिंकिंग है वो थोड़ी थोड़ी सी ब्रॉड हो अलग जाएगी। होती है। और हम्म। हाँ, तो मेरे दोनों एक्सपीरियंस मेरे काफी अच्छे थे। और मैथ्स में आपको क्यों जाने की इच्छा हुई? किसने बोला कि आपको जाना है मैथ्स में? किसने चूज किया है? सर इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा था, मैं 5th क्लास तक सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी। हम्म। और मेरी आदत थी कि मैं ना मैथ्स में बहुत कम नंबर लेके आती थी क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं करती थी, हम्म। और मेरे मैथ्स की वजह से मेरी रैंक जो थी वो 3rd या 2nd आके रुक जाती। हम्म। और मेरे को था कि मेरे को फर्स्ट आना है, तो 6th क्लास में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी मैथ्स की वजह से वीक हूँ, और मेरी मैम ने मेरे को डांट लगा दी कि तुम तो मैथ्स में फेल होगी होगी। हम्म। और वो दिन था कि मेरे को फील हो गया कि नहीं, मेरे को मैथ्स ही पढ़ना है, अब मुझे कुछ भी हो जाए मैथ्स ही करना है। हम्म। तो तब से मैंने बस मैथ्स पे इतना फोकस किया कि मेरी मैथ्स की वजह से रैंक भी काफी अच्छी हुई, और मैंने 6th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की मेरे को किसी को भी आगे नहीं आने दिया मैथ्स में, मतलब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। क्या और फिर बात वो है। इतना अच्छा बना कि मैं ग्रेजुएशन में गई। वैसे मैंने ग्रेजुएशन में मैंने मैथ्स में दिया, बट वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट था मैथ्स, बट हमें पढ़ाया जाता है संस्कृत वगैरह जो हम एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। बट फिर भी मेरी मैथ्स पे कमांड बनी रही, तो फिर मैंने मैथ्स को ही करियर बना दिया। कि और मैथ्स में आपने कभी मतलब ऐसा ट्राई किया है कि अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो ऐसे ही जो डिफ़िकल्ट सम्स होते हैं वो आपने कभी ट्राई किए कि भाई आर्टिफिशियल नहीं नहीं इंटेलिजेंस सर, उसको सोल्व करने की कोशिश करे? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्चुअली ग्रेजुएशन में लॉकडाउन लग गया था, तो बस मैथ्स कर ही रही थी मैं, बट कोचिंग मतलब ट्यूशंस भी पढ़ाती थी 10th से 12th तक के बच्चों को, तो वो भी मैथ्स का ही पढ़ाती थी। फिर मास्टर्स के लिए मैंने अपनी तैयारी की थी, मेरे को मास्टर्स में जाना था वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट मेरा हो वनस्थली एडमिशन वहाँ पे गया, वहाँ पे काउंसलिंग और इंटरव्यू क्लियर वनस्थली में। तो बस फिर वनस्थली चली गई, फिर वहां पे अपना किया सिलेबस को, फिर डाइजेटेशन पढ़ा मैंने, तो देखा कि इस सब चीजों का टाइम ही नहीं मिला कि हम अपना एआई का या रोबोटिक्स, वैसे भी मेरे को इस कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा मेरा हार्ट टाइट रहा है बचपन से, तो इसलिए मैं इस फील्ड में मैंने कभी चूज ही नहीं किया जाने का। मतलब मैं तो खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है मैथ्स का वैसे तो वो हाँ, कराया आपको गया। आपको बस मतलब ऐसा
कभी आपने सोचा है या तो देखा है कि ऑब्जर्व किया है कि भाई टीचिंग लाइन के अलावा जो है मैथ्स का रियल लाइफ में जो मतलब ये अलग अलग मैथ्स में अभी काफ़ी सारी चीज़ें आती है तो हाँ, काफी एआई में रोबोटिक में काफी यूज हो रहा है, काफी हमें भी बताया गया, सिखाया गया। पर वो लाइन मेरे को चूज ही नहीं करनी थी। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में स्टार्टिंग से था कि मैं नए बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूँ, नई जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करूँ। बचपन से ये तो था कि मेरे को टीचर बनना है, पढ़ाना है बच्चों को। फिर धीरे धीरे मैथ्स में इंटरेस्ट आया तो मैथ्स का ही टीचर बनना है, मैथ्स ही पढ़ाना है, वो चीज रह गई। लेकिन हाँ, मेरे को एआई और ये रोबोटिक्स वगैरह हमें बनस्तरी में इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसको काफी सिखाया भी गया हमें मैथ्स से रिलेटेड। बट मेरे को उस फील्ड में कभी जाना ही नहीं था, मेरे को सिर्फ पढ़ाना था। और अगर मौका मिलता तो भी रिसर्च के साथ साथ मैं उसको कंटिन्यू रखूंगी। और अपने क्या बोलते हैं कि आपके साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो क्या सोचते हैं, मतलब फ्यूचर में वो क्या करेंगे, उनका क्या एक विजन है, आपने मतलब जो भी आपके टच में है और कुछ बातें होती हो तो? एक्चुअली कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले गए। कुछ लोगों का मानना ये है कि पीएचडी काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इतना नहीं हो पाएगा हमसे, हमें और भी कुछ, इतना पीएचडी करेंगे इतने पता नहीं क्या क्या अचीव कर लेंगे। तो सबके अपने अलग अलग रहेंगे टारगेट। बट मेरे को जितने मेरे फ्रेंड्स कांटेक्ट में है वो सब अभी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता होगा नेशनल एलिजिबल टेस्ट होता है इसके स्टैंडर्ड के लिए, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ घर पे बैठ के बीएड कंटिन्यू कर रहे हैं कि बीएड करके हम एचटेट सीटेट के एग्जाम करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे। सबके अलग अलग हैं। तो बेसिकली टीचिंग लाइन के अंदर सब शिफ्ट हो रहे हैं, किसी भी तरीके से परमानेंट जॉब लग जाए लॉन्ग टर्म। हाँ सर, एक्चुअली मास्टर्स वही करता है जिसको टीचिंग में जाना है या पीएचडी में जाना है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है उसको बीएड तो करनी ही पड़ेगी अगर एचटेट सीटेट निकालना है, में जाना है। और मास्टर्स करके लोग मोस्टली नेट क्लियर करने के लिए बारे में सोचते हैं कि मास्टर्स 2 साल की तो कर ही ली है, अब नेट निकाल के अगर हमें जेआरएफ मिलती है स्कॉलरशिप तो पीएचडी कर लेंगे, नहीं तो फिर किसी कॉलेज में पढ़ा लें। बस ये सबकी मेंटेलिटी रहती है। और ये अपने क्या बोलते हैं कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाना मैथ्स अच्छा रहता है कि हाई स्कूल में पढ़ाना सही रहता है आपके हिसाब से, मतलब लॉन्ग टर्म पे? स्कूल्स में पढ़ाना या कॉलेजेस में पढ़ाना, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ सर एक्चुअली मेरे को लगता है दोनों पढ़ाने की दोनों अलग अलग खासियत है। स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये रहता है कि हमें स्कूल में क्लासेस दी जाती हैं, इतनी सारी पढ़ानी है, और सुबह से लेके दोपहर तक का पूरा एक हमारा शेड्यूल तैयार किया जाता है। बट अभी जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी हूँ, मेरे 3-4 दिन ही हुए हैं और मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी सेम वैसे ही क्राइटेरिया है। बट स्कूल में ना हमें हर बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है, अलग अलग फोकस करना पड़ता है। कॉलेजेस में क्या होता है कि हम सिर्फ बच्चे को कह सकते हैं कि तुम पढ़ो। कॉलेजेस में कोई इतना किसी पे वो नहीं दबाव नहीं बना सकता कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे पेरेंट्स पीटीएम वगैरह का ये सब नहीं होता। तो टीचर्स पे ज्यादा जो टेंशन और जो स्ट्रेस रहता है वो दोनों में रहता है। बट हम कह सकते हैं कि स्कूल थोड़ी सी हार्ड वर्क टीचर्स के, हाँ उसमें स्ट्रेस रहता है कि हमें बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको उनका रिजल्ट अच्छा लाना पड़ेगा। कॉलेजेस में ये होता है कि बच्चे समझदार हो जाते हैं, उनको पता है कि उन्हें पढ़ना है, उन्हें पढ़ाया जाए। पढ़ना है पर पढ़ना नहीं है, पढ़ना चाहिए पर पढ़ना नहीं है, पढ़ना चाहिए पर पढ़ना नहीं है। बोल सकते हैं। और अर्निंग वाइज जो है दोनों में से किस में ज़्यादा अर्निंग हो सकती है लॉन्ग टर्म पे, और कहाँ तक होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आपने कभी कुछ देखा हो कहीं पे? तो मेरे को लगता है अर्निंग जो है वो टीचर की ना एक हद तक ही डिफाइन है, मतलब उसके बाद तो क्या ही उनकी बढ़ेगी सैलरी, मुझे ऐसा लगता है। बीएड के बाद वैसे स्कूल में काफी मैंने देखा है कि बीएड के बाद ही टीचिंग में जाते हैं तो ही पैसा है। एमएससी के बाद तो मैं नहीं बोलूंगी किसी को कोई टीचिंग में जाए। तो स्कूल में भी एक स्टेबल सैलरी हो जाती है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ये है कि हाँ सैलरी अलग अलग, जैसे नेट करेंगे तो अलग सैलरी है, पीएचडी करेंगे तो अलग सैलरी है। तो काफी एक्सपीरियंस मिलने के बाद हमारा प्रमोशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में, तो सैलरी का थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, होता है। तो हाँ अगर हम बोले कॉलेजेस वगैरह में तो वो थोड़ा प्रमोशन लेवल पे इंक्रीमेंट होता है उनका, और स्कूल में ना एक लेवल पे आके रुक जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया। और आपको क्या लगता है कि भाई आपकी जो है मे बी मंथली 1 लाख सैलरी कितने समय में होगी अगर आप पीएचडी करने नहीं जाते हो और भी कंटिन्यू करते हो ये यूनिवर्सिटियाँ? अभी तो काफी टाइम लगेगा सर मुझे 1 लाख को अचीव करने में पर मंथ, अभी तो बहुत टाइम है। पर हाँ हो जाएगा। आपके कॉलेजेस में कोई कमाता हो ऐसा, मतलब
ऑब्जर्व किया, वैसे तो आपको ज़्यादा दिन हुए नहीं, आपको नहीं पता हाँ, होगा। ऐसे भी बहुत से प्रोफेसर्स हैं जो ऐसे पर मंथ बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात इस प्रोफेशन की ये लगती है कि इसमें ना हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। एक तो हम्म, सुबह से लेके दोपहर तक का हमारा रहता है कि हमें अपना हम्म, प्रोफेशन संभालना है। उसके बाद हमारे पास अपने लिए टाइम होता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम होता है। तो हम्म, ये प्रोफेशन मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी ऐसे भी मैंने टीचर्स देखे हैं कि 2 या 3 लेक्चर लगाते हैं बट उनकी मंथली सैलरी काफी अच्छी है। और कुछ हम्म। ऐसे भी टीचर्स मैंने देखे हैं जो पूरा पूरा दिन लगाते हैं बट उनकी सैलरी नहीं है। तो डिपेंड करता है आपकी डिग्रीज पे, आपके एग्जाम्स जो आपने क्वालिफाई किए हैं, आपके एक्सपीरियंस पे काफी हम्म। डिपेंड करती है सब चीजें। और इसमें अपने क्या बोलते हैं कि पेंशन वगैरह अगर मतलब कॉलेज में मिलती है कि वो तो अब सिस्टम चला गया है, हाँ आपको सर, अगर वो तो कुछ पता उसके हो बारे तो? में मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं। क्योंकि ज़्यादातर मुझे इतना तो पता था फील्ड में से निकल तो गया है, बट मे बी आपने कहीं पे देखा हो कि भाई यहाँ पे भी है, ऑप्शन है, पेंशन वगैरह मिलती है मतलब। इसका तो मुझे आइडिया नहीं है कि पेंशन मिलती है या नहीं मिलती, बट आई थिंक कि मिलती तो है। जो पुराने एक टाइम से पहले जो टीचर्स लगे हुए हैं, मे बी 2008 टू 2009 से पहले जो लगे हुए हैं, शायद अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको मिलेगी शायद pension। इसका एक्चुअली आइडिया नहीं है। और यूट्यूब का आपका अनुभव कैसा रहा? लोग क्या पूछते हैं आपको, क्या सर ये बोलते हैं? आपके वीडियोस आपको मतलब सर डालने के बाद क्या अनुभव हुआ, मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर में वीडियो बनाओगी, या तो फिर अब छोड़ देना है, छोड़ो भाई ये सब मोह माया, अपने तो जो है वही फोकस करो? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का काफी शौक था बचपन से। मैं 8th 9th में थी, मेरे को छोटा सा फोन मिला था, मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाना, मैं मोमेंट्स कैप्चर करने में बिलीव करती थी। तो मेरे को था कि हाँ मेरे को भी ऐसे कुछ बनाना है। जब वो स्टार्टिंग में मैंने नए नए वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखे कि सब लोग ऐसे बना बना के डालते हैं अपने मोमेंट्स, अपनी फैमिली सब कुछ, तो मेरे को था। बट फैमिली से भी फुल सपोर्ट था इस चीज को लेकर कि आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में सोचा कि अब स्टार्ट करूंगी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या दिखाऊं, मेरी बोरिंग सी लाइफ है, इतनी कुछ खास है नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना। तो मास्टर्स में गई, वहां पर भी 1 साल तो मुझे सेटलमेंट में लग गया कि मेरे को ये सिलेबस है, ये पढ़ना है। फिर मैंने सोचा कि अब सब छोड़ के, अब जो अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल लाइफ शेयर कर रही हूँ, ये बात मेरी वापस नहीं आने वाली। तो इसके कुछ वीडियोस, कुछ मोमेंट्स बना के मैं यूट्यूब पे डालना चाहूंगी। और मैंने अपने ऐसे ही कुछ 8 10 वीडियो बनाए और यूट्यूब पे डाल दिए। काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, बनाए वीडियोस। बट फिर एग्जाम्स आ गए एंड देन मैंने उसको थोड़ा सा छोड़ दिया। बट हाँ, मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना है यूट्यूब को। मैं ब्लॉगिंग भी और कंटेंट भी बनाना चाहूंगी, एंटरटेनमेंट पर्पज से या मोटिवेशन की, लोगों को अच्छा लगे, पढ़ने के लिए मोटिवेट करूँ। तो मैं वीडियोस बनाना चाहूंगी। कि और अपने क्या बोलते हैं कि राजस्थान में आप कहाँ कहाँ पे घूमी थी, और अभी तक इंडिया में आप कहाँ कहाँ जा चुकी है, या तो इतना समय नहीं मिल पाया है? नहीं नहीं सर, एक्चुअली हमारा स्कूल में तो 10th क्लास में ट्रिप गया था। फर्स्ट टाइम मैं जो घूमने गई थी, घर से बाहर गई थी, वो जयपुर सिटी ही थी। अच्छा। जयपुर में ही गए थे। हवा महल, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, बिरला मंदिर, ये 4 जगह हमें स्कूल में गया था। जू लेके गए थे बस। फिर हमारे स्कूल में ट्रिप्स जाती रहती थी। एंड 11th स्टैंडर्ड में मैं गई थी देहरादून, अरे ऋषिकेश वाह भाई और वाह, यहाँ हरिद्वार, सही है। हाँ चंडीगढ़ वगैरह। और 12th में शिमला गई थी। और शिमला के साथ साथ कुरुक्षेत्र वगैरह हमने हम्म, कवर किया था। तो मैं घूमी तो हूँ अच्छा खासा। अपनी फैमिली में मैंने बोला मैं ही थोड़ी सी एक्टिव हूँ, सोशलाइज। मेरी फैमिली काफी सिंपल और घर पे ऑर्डिनरी है सब। बाकी 12th में तो शिमला वगैरह घूमे। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन एंड लॉकडाउन लगा। मास्टर्स में भी जयपुर गई, तो जयपुर थोड़ी घूमी हूँ मैं। और जयपुर में बस मैंने हवा महल यही रिपीट एक्सप्लोर हो किया गया, है और कुछ अलग। रिवीजन कर दिया। हाँ वही। हाँ, उसके अलावा तो मैं कहीं नहीं गई हूँ। मतलब आपको यहाँ पे टाइम मिल पाता था, मतलब वनस्थली में, कि यहाँ वहाँ कुछ घूमा जाए, कि इतना टाइम नहीं मिलता था, कि वो नहीं अलाउ सर, नहीं करते टाइम तो थे नहीं मिलता था। कहीं सर जाने के ऐसा नहीं, लिए? अलाउ तो करते थे, टाइम नहीं मिलता था। और ऊपर से कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो टाइम निकाल लेती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम हम्म, नहीं जा सकते। पहली बात तो इसका प्रोसीजर काफी लंबा होता है कि पहले घर पे मनाओ फैमिली वालों के हमें घूमने जाना है। फिर वहां से हमारी एप्लीकेशन आएगी, वो अप्रूव होएगी, हमारा गेट पास बनेगा। इतने में हम सोचेंगे कि इतना क्या जाना आना, इतना टाइम उसी में लग जाएगा। फिर गेट पास बनेगा हमारा, जिसपे आने की डेट और जाने की डेट होगी। फिर अगर हम जा सकते हैं बाहर घूमने तो ठीक है, फिर अपना आने के टाइम पे गेट पास बनता था। तो वो हमारी जो गिनती की एक सेमेस्टर में भी 15 छुट्टियां मिलती थी हमको, वो हम्म, वहां से कटेगी। तो ये सब चीजें होती थी।
बाकी कुछ बच्चे थे जो टाइम निकाल लेते थे, जिन्हें घूमने का काफी शौक था। बाकी 2 महीने का बीच में ब्रेक होता है, जून जुलाई, तो मैंने घर पे मैं आई थी तो अभी मैंने घूम लिया था, बाकी अलग से मैं स्पेसिफिकली घूमने नहीं गई। और आपने क्या बोलते हैं कि कैंपस में आपने क्या क्या शैतानियाँ की थी, कुछ शेयर करना चाहें कि आप सब शांत थी वहाँ पे? नहीं सर, एक्चुअली वहां पे मेरा एक अलग ग्रुप था, घर में मेरा एक अलग ग्रुप है। घर में मैं बहुत शांत और ऐसे हूँ कि पढ़ने वाली हूँ, बाकी घर में भी थोड़ा इतनी भी शांत नहीं हूँ, चुप गई हूँ थोड़ी। वहां पे भी हमने बहुत शैतानियां करी हैं। वहां तो लड़कियां रात में तैयार व्यार होके घूमती हैं, डराती हैं हॉस्टल में सबको। और जो हमारी वार्डन होती थी उनको लॉक कर देती थी। और बहुत सब कुछ हरकत करी है हमने। कभी किसी पे पानी फेंक दिया जाते हुए, पता नहीं किस पे फेंक दिया। दीवारें भी गंदी करी हैं, उसके में डांट भी पड़ी है, पनिशमेंट भी पड़ी है, काफी कुछ किया है हॉस्टल। ओके, सही है सही है। तो मतलब हॉस्टल लाइफ तो आपने मतलब एंजॉय की। फुल क्या बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ सब किया है, भले बाहर नहीं गए बट अंदर ही पूरा हिला दिया बनस्थली, ऐसा बोल सकते हैं। जो यहाँ पे ना मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा यूनिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैं एक ऐसी मेंटेलिटी से गई हूँ जहाँ पे मैंने ऐसा अपना कॉलेज देखा था जहाँ पे सिर्फ लड़के ही लड़के थे। तो हम्म लड़कों की जो मेंटेलिटी होती है वो क्या होती है, शैतानी करना, हम्म हरकतें करना। और हम 5 लड़कियां थी, तो हमारा मतलब उनमें से मैं ही थी जो ज्यादा पढ़ती भी थी और जो ज्यादा मस्ती भी करती थी। मैं हम्म दोनों चीज को बैलेंस करके रखने में बिलीव करती थी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करती थी तो सिर्फ पढ़ाई करती थी, नहीं। मेरे को मस्ती करना भी पसंद था, शरारतें करना भी पसंद था, तो मैं दोनों में बैलेंस करती थी। मैं वहां पर गई, मैंने देखा लड़कियां तो बहुत, एक आपको पता है लड़कियां थोड़ी ऐसी होती हैं, उनकी अदाएं होती हैं। अब मैं गई, अब मुझे पता नहीं यहाँ पे कोई शैतानियां ही नहीं करता है, कोई शरारती ही नहीं करता है, बिल्कुल बोरिंग सी लाइफ हो गई। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो सब लड़कियां पढ़ती ही रहती हैं। तो ऑब्जर्व किया, कुछ लड़कियों की हरकतें नोटिस की, उनको सीखा अच्छा ऐसे रहना पड़ता है लड़कियों की तरह। क्योंकि मैं तो ऐसी बनी ही नहीं थी कभी कि हम लड़कियों की तरह रहें, हम तैयार होके रहें। तो बहुत कुछ सीखा, फिर उनके साथ उनको अपने जैसा बनाया, ग्रुप बना, बहुत सारी चीजें। अच्छा, आपका भी वहाँ पे गैंग बन गया था, सही है सही है। हाँ हाँ हाँ, और वो गैंग ऐसे ही होते हैं, वो परमानेंट गैंग नहीं होते, मैं पहले बता दूं आपको। वो ऐसे होते हैं कि आपको अगर पढ़ना है तो वो एक अलग गैंग होगा, आपको मस्ती करनी है तो अलग गैंग होगा। क्योंकि हर कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो पढ़ने में भी बैलेंस बना के रखे और मस्ती में भी। तो मैंने अलग अलग ग्रुप बना रखे थे कि मेरे को इनके साथ तो बैठ के पढ़ना है और इनके साथ मस्ती करनी है। फुल टाइम मुझे किसी को नहीं देना है, ये मैंने अच्छा, पहले से बना रखा है। और टीचर वगैरह के क्या क्या नाम रखे थे, सीक्रेट नाम जो बोलते हैं? पर सीक्रेट नाम तो हमने ऐसा कुछ नहीं रखा, मैंने बताया लड़कियां वैसी नहीं है बाकी। हाँ, टीचर्स काफी अच्छे थे, तो स्वीट थे, ऐसा हमने कोई नाम स्पेसिफिक रखा नहीं, क्योंकि हमको भी टीचर ही बनना है। तो हम ऐसी हरकतें क्यों करेंगे भी तो कल को हमें भी कोई ऐसा कुछ कहे, तो इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं।